सही है। तो अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे पास कि जिस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। सही है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट अप टू विच द ऑब्जेक्ट ओबे द हुक्स लॉ। सही हो गया। मतलब जो रिलेशन है वो उस पॉइंट तक वैलिड होता है, फिर उसके बाद जो है वो वैलिड नहीं होता। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक पॉइंट होता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था? इलास्टिक लिमिट हो गई। तो इलास्टिक लिमिट। सही है। तो इलास्टिक लिमिट में हम क्या कहते हैं कि अच्छा, तो ये हमारे पास वो वाला पॉइंट होता है कि पॉइंट अप टू विच तो पॉइंट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सही हो गया। मतलब क्या है? अच्छा, इन दोनों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है बच्चों को कि पॉइंट ए तक जो है वो इलास्टिक लिमिट है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, पॉइंट बी भी स्ट्रेट लाइन है, वो भी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? सो बेसिकली क्योंकि दो, अब बच्चा सोचता है क्योंकि दोनों पॉइंट से वो वापसी अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है? सो बेसिकली पॉइंट ए तक जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, तो वो पॉइंट जीरो से पॉइंट ए तक जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जाते हुए भी आते हुए भी। सही। और जब पॉइंट ए से आप आगे स्ट्रेच कर देते हो तो अब वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सही, पॉइंट ए से आगे वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन स्टिल वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ सकते हैं। सही है। तो ये जो ए से बी तक का रीजन है ना, हम इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। सही हो गया। तो अच्छा जी, पॉइंट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द वेट या फोर्स या लोड कह लो। सेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये चीज हो गई। अच्छा, अब हम जो है इन दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि अच्छा, इसको जो है ना मैं ओरिजिन से भी, या ये मैं ओ दे देता हूँ। सही है। सो ओ से बी तक। सो रीजन फ्रॉम ओ टू बी इज इलास्टिक रीजन। सही हो गया कि इसमें आपने जहां से स्टार्ट किया है आप वहीं तक वापसी एंड कर जाओगे, राइट? अच्छा जी। सही हो गया। यहाँ तक बच्चों बताओ, कोई मसला किसी भी किस्म का? परमानेंट डिफॉर्मेशन। सही है। तो अब इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है parts। सही होगा। अच्छा, पी पे जो है हमारे पास
या आफ्टर सी। तो परमानेंटली डिफॉर्म। सही है। तो अब आप जितनी भी फोर्स लगाओगे वो इतना ज्यादा ज्यादा डिफॉर्म होता रहेगा और फिर थोड़ा सा भी वापसी नहीं आएगा। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें ये होता है कि जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता था, थोड़ी सी फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन है वो वापसी कम हो जाती थी। सही है? यानी कुछ पार्ट जो है वो पहले डिफॉर्म हुआ रह जाता था और कुछ पार्ट वापसी आ जाता था। सही है? लेकिन अब जब आप अब डिफॉर्मेशन कर रहे हो तब आपके पास जो है वो जितना भी आप फोर्स लगाओगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी डिफॉर्मेशन है वो हो जाएगी पूरी। राइट? अच्छा जी। तो अच्छा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ ये सर। प्रॉपर आ रही है? कोई मसला तो नहीं, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही पीछे से? नो सर। ओके, बेहतरीन है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जो है पॉइंट डी आता है। तो पॉइंट डी जो हमारे पास होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सही है? कि बेसिकली वो आखिरी पॉइंट था कि जब आप उसको एक्सटेंड करके लाइक कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है और आप उसको एक्सटेंड करो तो जब जितना ज्यादा वो जो आखिरी पॉइंट तक जो वो एक्सटेंड हो सकता था विदाउट ब्रेकिंग, वो पॉइंट आपके पास जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का स्ट्रेंथ का पॉइंट है। सही है? फिर उसके बाद जो है ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। सही है? पॉइंट अप टू विच ऑब्जेक्ट कैन deform विदाउट ब्रेकिंग। सही है? या आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो मैक्सिमम फोर्स कितनी ऑब्जर्व कर कितनी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कितनी आप उसको कह लो कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर उसके बाद जो है नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। सही है? तो अब आपके पास जो है ये बेसिकली वो पॉइंट हो गया। सही हो गया? यहाँ तक क्लियर है? हमने ये पूरा ग्राफ देख लिया। अच्छा, उसके बाद जो है अब पॉइंट डी से ई तक जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब डी से अगर आप देखो तो अब आप देखो कि भाई डी से जैसे जैसे आप आपकी एक्सटेंशन बढ़ रही है लेकिन फोर्स आपकी कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली वो इसलिए हो रहा है क्यों ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है। सही है? तो जब ब्रेकिंग स्टार्ट होती है तो ब्रेकिंग की वजह से एक्सटेंशन, तो जाहिर ही बात है ब्रेकिंग में आपका एक्सटेंशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन ब्रेकिंग की वजह से जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अलग हो रहे हैं उनके अंदर से जो है अब वो उनके अंदर से जो पार्ट्स टूट के अलग हो रहे हैं उनके अंदर से फोर्सेस खत्म हो गई हैं। सही है? तो इस वजह से ग्राफ नीचे आता है। राइट? तो हमारे पास जो डी से ई तक है वो हमारे पास इसको हम कहते हैं कि भाई हम हमारे पास ये हो गया ब्रेकिंग स्टार्ट। सही हो गया? तो ये हमारे पास जो है ब्रेकिंग स्टार्ट कह लो, ये ब्रेकिंग कर। सही हो गया? तो ये हमारे पास जो है इस ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट है। सही है? ये बताओ, ये समझ में आया? इस पे कोई मसला? ये सर बेसिकली, बोलो बोलो। सर एक दफा बी से सी तक क्या हो रहा है वो बता दें। बी कहाँ है? बी से सी तक हमने बी यहाँ लगाया था कहीं शायद। अच्छा, देखो हमारे पास जो है बी से पहले पहले तक तो इलास्टिक लिमिट थी। सही है? हमने कहा था कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हमारे पास ये सीन था कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से इलास्टिक लिमिट तक वो हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे समहाउ वापस जा रहा होता है। सही है?
फिर उसके बाद जब बी से आगे जब आप जाते हो तो उसके बाद जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने का मतलब कि आपने फोर्स लगाई, सही है, उस फोर्स की वजह से उस फोर्स उसमें से थोड़ी फोर्स ने उसको डीफॉर्म कर दिया, और थोड़ी सी फोर्स जब आपने फोर्स रिमूव की तो वो जो है वापसी कंप्रेस हो गया, सही है, मतलब ओरिजिनल शेप में आ गए। मतलब आपने मान लो कि आपके पास ये स्प्रिंग था, सही है, आपने इस पे इसकी इसकी जो लेंथ थी वो आप कह लो लेट से 5 सेंटीमीटर, सही है। आपने इसको जो है ना पॉइंट सी के बाद या पॉइंट बी के बाद तक उसको उस पे फोर्स लगा दी, मतलब ज्यादा फोर्स लगा दी कि जिससे वो पॉइंट बी के बियॉन्ड चला गया, सही है। तो अब हुआ क्या, जब तक आपने फोर्स लगा के रखी, सही है, मतलब यहाँ पे आपने फोर्स लगाई हुई है, सही है, तो इसकी जो लेंथ हुई वो एक्सटेंशन और लेंथ पूरी मिला के मैं बता रहा हूँ, लेट्स से 12 सेंटीमीटर हो गई, सही है। तो ये आपके पास था लोड, सही है। फिर जब आपने लोड हटा दिया तो फिर वो अपनी ओरिजिनल 5 सेंटीमीटर वाली पोजीशन पे नहीं गया, बल्कि वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। आप इसको कह लो कि 7 सेंटीमीटर, सही है। तो वो बेसिकली उसको अगर जितनी आपने फोर्स लगाई थी उस हिसाब से उसको एक्सटेंड होना चाहिए, तो वो उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा वापसी आएगी, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, सही है। लेकिन ये आपके पास है परमानेंट डिफॉर्मेशन जब स्टार्ट हुई है, सही है। लेकिन जब आप उस पॉइंट को उस पॉइंट को आपने और फोर्स लगाई और फोर्स लगाई और पॉइंट सी तक पहुंच गए या पॉइंट सी से आगे पहुंच गए, तो अब क्या हुआ कि परमानेंट डिफॉर्मेशन वो परमानेंटली डिफॉर्म ही हो गया, सही है। तो मतलब अगर आपने फिर उसके बाद इतनी फोर्स लगाई कि ये 12 सेंटीमीटर इसकी वो थी, इसकी एक्सटेंशन थी, सही है, और ये पॉइंट आप मान लो कि ये जो है पॉइंट सी तक चला गया, तो अब ये जब आप लोड हटा भी दोगे वो तो 12 ही रहेगा, तो वो कम नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। जी सर। सही हो गया। तो एक में ये हो रहा है कि जो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो उसमें ये हो रहा है कि अपनी ओरिजिनल लेंथ से जब आपने लोड लगाया तो ओरिजिनल लेंथ से लेंथ इंक्रीज हुई, एक्सटेंड हुई, सही है। लेकिन जब आपने लोड हटा दिया तो वो एक्सटेंशन पूरी जीरो नहीं हुई, बल्कि एक्सटेंशन कुछ ना कुछ रही, राइट। लेकिन जब आपके पास वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया तो इसका मतलब है कि जब आपने लोड लगाया तो जितनी भी एक्सटेंशन हुई थी वो सारी की सारी एक्सटेंशन वैसे ही रही, लोड हटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सही है। वो रीशेप नहीं हुआ, वो डी शेप ही रहा, सही हो गया। तो ये हमारे पास इसकी कहानी है। और कोई मसला है इसमें? नो सर। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाला जो रीजन था जहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, वो वो वाला रीजन हमारा प्लास्टिक रीजन होता है, सही है। इलास्टिक रीजन में हमने कहा था कि आपके पास जो है जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाता है, सही है, अगरचे वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता, लेकिन अपनी शेप में वापसी आ जाता है, सही है। लेकिन प्लास्टिक रीजन के अंदर वो अपनी शेप में वापसी नहीं आ पाता, सही है, वो डिफॉर्म हो जाता है या टूट जाता है या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, सही है। तो इस तरह से होता है, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आफ्टर बी टिल एंड वो हमारे पास है प्लास्टिक रीजन, सही हो गया। इसमें कोई मसला है, समझ लो। यस सर। चलो भाई, ये हमने पूरी चीजें देख ली। अच्छा, अब अगर एक नॉर्मल सा, ये तो हमारे पास बहुत डिटेल में हमने ग्राफ देखा, सही है। अच्छा, इस ग्राफ की जो है हमने, सही है, सही है, ओके। तो इस ग्राफ को अब बिल्कुल जनरलाइज वे में देखते हैं, इसकी कुछ ग्राफिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी स्टडी करते हैं। तो हमारे पास लेट्स से कि ये ग्राफ आ गया, सही है, और हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है, सही है, और इन मीटर्स यहाँ पे हमारे पास फोर्स है इन न्यूटन, सही है। वो यूनिट चेंज कर सकता है, एक्सटेंशन आता है मिलीमीटर में होती है, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सही। तो अब अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ है, सही है, तो ये ग्राफ
का मुझे ग्रेडियंट कुछ बताएगा और मुझे एरिया कुछ बताएगा। तो सबसे पहले तो जरा जल्दी से सोचो, जल्दी से सोच के मुझे बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहे हैं। जी भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट। पक्की बात है। यस सर। चलो ओके, सो आपने बोला कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे बता रहे हैं इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। अच्छा, और इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताएगा? एनी आइडिया? बताओ बच्चों, कुछ कह सकते हो? ये बात तुम्हें कुछ पता है? इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। एनर्जी, ओके, एनर्जी बताएगा। और क्यों? रट्टा ये वैसे ही, मतलब लॉजिकली बता रहे हो या रट्टा बता रहे हो? हाँ, नहीं ऐसे। रट्टा या रट्टा बता रहे हो? अच्छा। नहीं, लॉजिकली तो नहीं पता। अच्छा, अब अभी देख लेना भाई, देखो ना, एरिया, एरिया का क्या मतलब होगा? एरिया का मतलब होगा कि फोर्स इनटू एक्सटेंशन, और चूंकि ट्राइंगल है तो उसके लिए आप 1/2 लगा दोगे। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास क्या होता था? वर्क डन होता था, है ना? जी। तो बस इस वजह से हमें ये एरिया जो है हमें एनर्जी बताता है। सही हो गया। तो एरिया हमें बताता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अच्छा जी, और सर, बोले। तो मतलब ये अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो वो भी हम एरिया से निकालेंगे। डिपेंड करता है ग्राफ के एक्सेस क्या है। इसके अंदर तो जाहिर बात है वो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही हो रही है, लेकिन अगर कोई और से चैप्टर है, कोई और सा सिनेरियो, तो उसके अंदर देखो आप एक्सेस देखोगे कि, और फिर उस एक्सेस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे उन इन दोनों एक्सेस को, तो देख लो कि अगर वो फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट बन रहा है तो इसका मतलब वर्क डन आ जाएगा उससे। समझ रहे हैं आप? जी। जी। सही हो गया। अच्छा, और जो एरिया, एरिया के लिए आपने कहा, वो आपने कहा कि 1/2 इंटू एफ ई, या एफ एक्स कह लो या एफ ई कह लो। सही है। और इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला और भी बन सकता है। तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट का यह हुक्स लॉ तुम्हें याद है? के एक्स वाला, या के ई हम यहाँ पे लिखें तो के ई से काम चलाते हैं। सही है, ई एक्सटेंशन है, एक्स भी एक्सटेंशन थी। सही है। तो अगर तुम 1/2 एफ की जगह पे के ई डाल दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर आ जाएगा। और अगर तुम जो है ई की जगह पे वैल्यू डाल दो तो एफ स्क्वायर अपॉन 2 के। राइट। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे। ज्यादातर ग्राफ होता है तो ये क्वेश्चन आता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, वरना थ्योरी में कभी कभार ये वाला यूज होता है। सही है। नीचे वाला मैंने कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, या बहुत कम अगर आया होगा तो मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा। खैर, तो ये हमारे पास ग्राफ का एरिया और आपने बता दिया कि ग्रेडियंट और एरिया हो गया। सही हो गया। अच्छा जनाब, कभी कभार ना वो आपको ग्राफ इस तरह का बना के दे देता है, कॉपी और पेस्ट। सही है। अब उसने होशियारी ये नापी हुई होती है कि जो है ना, उसने यहाँ पे एक्सटेंशन के बजाय यहाँ पे दी हुई होती है लेंथ। सही है। ये मैं इसको चेंज करूँ। सही है, लेंथ इन मीटर। सही है। और फिर उसका जो ग्राफ जो उसका बन रहा होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। सही है, उसका एक अदद इंटरसेप्ट आ रहा होता है। सही है। तो इस ग्राफ में अब क्या सीन होता है, इस ग्राफ को तुम लोग बता सकते हो? फिर हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है इस ग्राफ? बस एडिशनल लेंथ से माइनस कर लें तो हमें मिल जाए स्पेशल। चलो ओके। तो बेसिकली इसके अंदर सीन ये है कि आपको जो है ना ये लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर आपने एक्सटेंशन निकालनी है तो एक्सटेंशन आपके पास ये आएगी। सही है। तो अब इस ग्राफ से अगर आप एक्सटेंशन निकालो तो एक्सटेंशन आपके पास आएगी एल माइनस एल नॉट करके। सही है। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, और ये जो वो है, ये बेसिकली लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। सही है। तो इसमें जो ग्रेडियंट निकालोगे तो उसमें भी थोड़ा सा ख्याल करके निकालना।
क्योंकि जो है ना आपके पास ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई इंटरसेप्ट आ रहा है, सही है, तो आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे तो अगर आप सिर्फ कोई भी एक फोर्स का पॉइंट लो और कोई भी एक एक्सटेंशन का पॉइंट लो तो भी काम निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा, सही है। तो खैर ये चीज हमने देख ली। तो अच्छा, और फिर जो है ना वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई ये ग्राफ दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल नॉट बेसिकली ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होती है, राइट। एक मिनट। सही है, तो ये हमने कहा कि सही है, तो ये हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब कभी कभार जो है वो हमें हमारे साथ क्या होशियारी करता है कि ग्राफ तो सेम रखता है लेकिन वो एक्सिस चेंज कर देता है, सही है। यहाँ पे वो ई दे देता है, यहाँ पे वो एफ दे देता है, सही है। आप क्या करोगे जब ऐसा सिनेरियो होगा तो? अब जब इसमें आपके पास जो है वो होगा, जब आप इस पे ग्रेडियंट की बात करोगे तो ग्रेडियंट आपको 1/k देगा, राइट। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो 1/k दे रहा है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर आप एरिया निकालो तो अब बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आपके पास फोर्स है और आपके पास एक्सटेंशन है। तो अब आप फोर्स को और एक्सटेंशन को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सेम वैल्यूज आनी चाहिए, सही है। तो इस हिसाब से इस केस के अंदर तो अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ लो या एरिया अबव द ग्राफ लो कोई मसला नहीं है, सही है। क्योंकि आपके पास जो है जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वही अबव द ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल स्क्वायर बनेगा एक, सही है। तो जो नीचे का एरिया वही ऊपर का एरिया भी होगा डायगोनल वाला, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी, सही है। तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर आपके पास सीन ये है कि दूसरा वाला सिनेरियो आपको दिया हुआ है, सही है, तो उस दूसरे सिनेरियो के अंदर मसला ये ओके सॉरी, अगर मेरे पास ये वाला सिनेरियो दिया हुआ है तो अब इसमें मसला ये है कि इसके अंदर जो है एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अबव द ग्राफ अलग अलग आएंगे, सही है। अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास उसने चेंज करके इसको आपको दिया हुआ है फोर्स, सही है, और इसको आपको दिया हुआ है लेंथ, सही है। तो यहाँ पे फिर एफ आ जाएगी, सही है। ये एफ आ जाएगा और ये आपके पास लेंथ हो जाएगी, सही है। तो अब इसके अंदर जो एरिया आएगा, तो अब आप जो एरिया लोगे वो आप ये तो इस पोर्शन का एरिया ले लो, सही है, ये तो आप इस पोर्शन का एरिया ले लो, तो वो दोनों का एरिया सेम आएगा, सही हो गया। तो ये बस आपने जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सही हो गया, ये समझ रहे हो? यस सर। ओके। अच्छा जी, चलो ये ग्राफ, अच्छा उसके बाद जो है अगर चलो मान लो मैं आपको दो ग्राफ दूं। एक ग्राफ मेरे पास है ये वाला, सही है, तो इस सबको मिटाओ, इससे कोई काम नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक्सटेंशन, सही है। मैंने एक एक लाइन आपको दी हुई है इस तरीके की, सही है, और एक मैंने आपको दे दी इस तरीके की, सही है। तो अब इसके अंदर क्या होगा अगर मैं ये बोल दूं कि भाई लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट टू, सही है। तो इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, या इन अदर वर्ड कौन सा ज्यादा स्टेप है, तो आप क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन जो है आपके पास स्टेप है और ऑब्जेक्ट टू सॉफ्ट है, राइट।
जी सही है, और ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट टू शॉट है। ओके जनाब, चलो ये भी आपने बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है सही है, तो यहाँ तक की जो चीज हो गई। अब हम एक ऐसे जो है ना स्प्रिंग को पिक कर लेते हैं। अच्छा खैर, पहले जो है ना हमने ऊपर जो दो जो कुछ ग्राफ छोड़े हुए थे, हम उस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। सही है, हमने फोर्स एक्सटेंशन के सारे ग्राफ देख लिए, हमें इतना पता चल गया कॉन्सेप्ट क्या है। सही है, तो इस ग्राफ में जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। सही है, यानी फोर्स एक्सटेंशन का जो भी ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। तो अगर मैं डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ बनाऊं तो वो मेरे पास जो है मुझे इस तरीके से दिखेगा। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, इलास्टिक लिमिट आएगी, और फिर उसके बाद वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सही। अच्छा जी, और मेरे पास ये फोर्स है, और मेरे पास ये एक्सटेंशन है। तो ये फिर जब आप इस ग्राफ को वापसी छोड़ो, यानी जब आप इसमें ऑब्जेक्ट पे से लोड हटाओगे, तो ये वापसी रिटर्न फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होगा, बल्कि ये इस जगह पे जाएगा, वापसी पूरा नहीं जा पाएगा। सही है, तो जब वो इस पॉइंट पे आएगा, तो बेसिकली ये वाली जो लेंथ है ये डिफॉर्म हो चुकी है। सही है, ये छोटी सी लेंथ जो है वो डिफॉर्म हो चुकी है। सही। अच्छा, और याद रखना कि अगर मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स मार्क कर दूं कि अगर मेरे पास ये रीजन है। सही है, तो मान लो कि मेरे पास ये दो रीजन बन रहे हैं। सही है, एक एक ये वाला जो कि डॉटेड लाइन का ट्रायंगल बन रहा है, लेट्स से दिस इज ए, एंड जो एक उसका कंप्लीट लाइन का और डॉटेड लाइन का बन रहा है, इसको हम कह देते हैं बी। सही है, तो जब आपने वायर को स्ट्रेच किया है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए जो आपने एनर्जी सप्लाई की, मतलब एनर्जी लगाई, वो आपके पास ए प्लस बी हुई। सही है, तो आपके पास ए प्लस बी कौन सी एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड टू द फॉर द एक्सटेंशन, फॉर एक्सटेंशन। सही है, फिर जब आपने उसको वापसी छोड़ा, मतलब जब आपने उस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे गए वहां से छोड़ा। सही है, तो जो ऑब्जेक्ट था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ए प्लस बी का जो वर्क डन था आपने किया था, उसमें से जो ए वाला वर्क डन था वो तो आपको वापसी मिल गया। सही है, आउटपुट के तौर पे मिल गया। लेकिन जो है बी वाला जो वर्क डन था वो आपको इस स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर हो गया। सही है, वो आपको नहीं मिल सका। सही, क्योंकि उसकी वजह से एक्सटेंशन हो गई है, तो वो आपके पास स्टोर हो गया। सही हो गया, तो आपके पास एनर्जी। सर, हम्म। अगर हमें एनर्जी स्प्राइट निकालना है तो हम एक एक ब्रो तुम्हारी आवाज मीडियम बहुत लेजोग्राफ को हम अजीब एक सी आ रही है, तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, तुम क्या लगा के बैठे हो? अगर हमें एनर्जी स्प्राइट कैलकुलेट करना है फॉर हम्म। एक्सटेंशन, तो हम एक पूरा ट्रायंगल क्यों नहीं ले लेते? कौन सा पूरा ट्रायंगल हो गए? लाइक रीजन्स में डिवाइड नहीं करने करने की बजाय। नहीं, आप बात आपकी सही है, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि भाई ये मेरे पास जो चीज पूरी बन रही है, अगर मैं इसका पूरा एरिया ले लूँ तो क्या मसला है, ऐसे कुछ कह रहे हो? जी सर, मैं सही है, तो आपकी बात सही है। मसला ये कि मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो एनर्जी सप्लाई की है, सही है, और आपने जो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको परमानेंटली डिफॉर्म नहीं किया। सही है, तो अगर नहीं किया तो जितनी एनर्जी आपने दी होगी वो आपको आपसे मिल जाएगी, या जितनी एनर्जी आपने दी होगी सिस्टम में वो जब आप रिमूव करोगे तो सिस्टम से वो आपसे निकल जाएगी। सही है, लेकिन मसला यहाँ पे कि जितनी एनर्जी आपने दी है, अगर उसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो गई है, तो उसमें से कुछ एनर्जी आपको मिलेगी, कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन लेटर से कि कौन सी एनर्जी आपको मिल जाएगी और कौन सी एनर्जी सिस्टम के अंदर रह जाएगी। राइट?
भाई ये चक्कर है। बाकी आप बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। वो मैथमेटिकली जब आपके पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप एक ही ट्राइंगल कंसिडर करोगे। लेकिन सिर्फ मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार वो एमसीक्यूज में जो है ना इस तरीके से वो छेड़ देता है, समझ रहे हो। जी। अच्छा जनाब, और बी जो है वो एनर्जी यूज फॉर डिफॉर्मेशन। सही। जो छोटी सी डिफॉर्मेशन हुई उसके लिए एनर्जी यूज हो जाएगी, सेट होगी। अच्छा जी चलो, ये हो गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है और। नो सर। ओके, यहाँ पे ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। थोड़ा बड़ा बना दिया है, और आगे जाके बस टूट जाएगा। तो ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट। सही है। अब यहाँ पे जाके जो है ना ये चीज टूट जाएगी। सही है। ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर वो पूरा पोर्शन नहीं आएगा कि वो पहाड़ बनेगा फिर वापसी नीचे आएगा, वो सब नहीं आएगा। वो सब सिर्फ डक्टाइल के अंदर होता है। सही है? मतलब अगर इस ग्राफ को आप आगे कंटिन्यू करोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, या इसी तरह से कुछ दिखेगा, कुछ इस तरह से चल रहेगा। लेकिन ब्रिटल के अंदर वो यहीं पे आके बस वो ब्रेक हो जाएगा। सही है? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो बेसिकली इसमें आपको मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ती है। जब आप मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि जो जिसपे वो अपनी एक्सेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और वो टूट जाएगा। सही है। तो ये इसमें कहानी है। सही। और इसकी एक्सटेंशन बहुत कम होती है। सही। तो वो आपको दिख रहा है। अच्छा, और उसके बाद जो है पॉलीमेरिक जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, उनका सीन कुछ यूँ होता है कि उनका ग्राफ में बड़ा गंदा सा बनता है, और उसमें कभी भी हुक लॉ फॉलो ही नहीं होता है। बस सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं कि आपके पास जो है ना ये इस तरीके से सही हो गया। या आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो। सही हो गया। तो ये इस तरीके का। सही है। दिस इज द एक्सटेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। सही हो गया। अब देखो अगेन इसके अंदर भी वही दो पोर्शन बन रहे हैं कि आपके पास जो है एक तो आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है, लेट्स से दिस इज ए, एक ये वाला आ रहा है बी। सही है। तो जब ए प्लस बी को मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगा, यूजफुल एनर्जी आएगी। जब आपके पास जो ए होगा वो सिर्फ हीट के अंदर चली जाएगी। सही। अब यहाँ पे चूंकि डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, राइट, तो यहाँ पे जो एनर्जी ए जो यूज हुई वो डिफॉर्मेशन के लिए नहीं यूज हुई, बल्कि वो रबर बैंड उससे हीट हो जाएगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा जो कि रबर होगा या पॉलीमेरिक होगा वो हीट अप हो जाएगा। सही। और बी वाली जो एनर्जी है वो आपको वापस मिल जाएगी। सही।